हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने एक प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर बेटा हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का सिलेबस हम करेंगे आरटी एकेडमी पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 12th में आज फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर की टाइटल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इसे शॉर्ट में EMI बोला करते हैं। फैराडे साहब का कॉन्सेप्ट है और वो बढ़कर ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, चैप्टर है। आज की कहानी फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ से स्टार्ट होती है। नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ कोई कंडक्शन नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा रही है, कोई बैटरी नहीं लगाई गई, इंड्यूस की जा रही है। कंडक्टर आपके पास है, उसमें स्वतः ही अपने आप ही करंट फ्लो होने लग रहा है। क्यों फ्लो होने लग रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण से किसी कंडक्टर में अपने आप करंट जनरेट हो जाए, हम कहने लग जाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। ठीक, एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे कहा जाता है फैराडेज फेमस कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। क्या है ये फेमस एक्सपेरिमेंट? देखो बताते हैं। किया क्या फैराडे साहब ने, एक क्लोज्ड कॉइल ली और इसमें लगा दिया एक बढ़िया सा एमीटर। एमीटर क्या, एमीटर नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल देता हूँ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके पास लिया एक मैग्नेट, नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है, और जब पास आ रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो ऐसे से मान लीजिए ऐसे हो जाती है। इसके अलावा यही मैग्नेट दूर जा रहा है, इसको दूर ले जाएं तो भी डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और जो नीडल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। बस इतना होता है, यानी पास लाने पर करंट इंड्यूस होता है बिना कुछ टच किए, और दूर ले जाने पर भी करंट इंड्यूस होता है बिना कुछ टच किए। अच्छा, पास लाने पर करंट की डायरेक्शन अलग है, दूर ले जाने पर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप इसे पास ले जाकर रोक दीजिए, रेस्ट पर ले आइए, तो रेस्ट के करस्पॉन्डिंग पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता, ये रेस्ट। अच्छा, और दूर ले जाकर भी जब रोक दीजिए तो कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। यानी जब तक ये आदमी मूव कर रहा है तब तक करंट इंड्यूस होगा, और जैसे ही मूव करना बंद कर देगा करंट का इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैग्नेट के चलने से ऐसा क्या खास हो रहा है? तो इन्होंने केस बदला, इन्होंने कहा मैग्नेट भैया तुम रुक जाओ, तो मैग्नेट भैया रुक गए। इन्होंने कहा कॉइल माता आप चलने लगी, तो कॉइल ने कहा ओके आपका आदेश, हम चल रहे हैं। हमारा जो क्लोज्ड कॉइल जब वो चला तो फिर इसके गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो आया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। मान लीजिए कि सुई ऐसे हो गई, फिर इस कॉइल को पीछे ले जाया गया। जब पीछे ले जाया गया मतलब बैकवर्ड्स मूव कराया गया, और अपना मैग्नेट रेस्ट पे है अभी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, जैसे मैग्नेट के टाइम बिहेवियर था करंट का, वैसे ही कॉइल के चलने पर भी बिहेवियर हुआ। हाँ है, ऐसा ही है। बस ये कि अगर पास ले जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, दूर ले जाने पर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, यानी कि पास और दूर ले जाने पर करंट की डायरेक्शन डिसाइड हो रही है, और ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। खास बात कि मैग्नेट चल रहा था तो भी करंट आ रहा था, कॉइल चल रही है तो भी करंट आ रहा है। अच्छा, बात तो सही है यार, जरा इसे रेस्ट पर ले आओ। हम कहेंगे ठीक है, इस रेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे गैल्वेनोमीटर में
कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। रेस्ट के करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक बढ़िया जुगाड़ निकाला। इन्होंने कहा देखो, एक ऐसा भी केस बनाया जाए जिस केस में ये दोनों चले। कैसे चले समझना। You had a coil, galvanometer attached with it, you had a magnet. ये मैग्नेट आगे जा रहा है v स्पीड से, ये कॉइल भी आगे जा रही है v स्पीड से, और आप देखते हैं नो डिफ्लेक्शन। क्या मैग्नेट मूव कर रहा है? जवाब है हाँ। क्या कॉइल भी मूव कर रही है? जवाब है हाँ। कॉइल पीछे, मैग्नेट पीछे आ रहा है v वेलोसिटी से, और कॉइल भी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रही है, और ऐसे केस में भी पाया जाता है बेटा नो डिफ्लेक्शन। किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन हाथ नहीं आता है। देखते ही तुरंत, क्योंकि हम 11वीं पढ़कर आए, रिलेटिव मोशन पढ़ा है, हमने कहा देखो यार ये दुनिया चल तो रही है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कॉइल पर बैठ के मैग्नेट को देखो तो वो नहीं चल रहा है। कॉइल के रिलेटिव मैग्नेट रेस्ट पर है, और मैग्नेट के रिलेटिव कॉइल रेस्ट पर है। इस केस में नहीं, एक ही रिलेटिव दूसरा चल रहा है, क्योंकि एक ही चल रहा था, दूसरा रेस्ट पे था। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैग्नेट और कॉइल के चलने से कुछ नहीं होता, रिलेटिव मोशन से होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में चलने से होता है। Whenever there is a relative motion between coil and magnet, whenever there is a relative motion between coil and magnet, there induces a current in coil. इस फेमस एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट है, या ये कह लें कि जो इसके रिजल्ट है वो ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। ये लॉ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं क्या है, और ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे तो उससे एक लॉ बन जाएगा जो माइकल फैराडे साहब ने दिया। माइकल फैराडे साहब बताते हैं कि whenever there is a relative motion between the coil and magnet, there induces a current in the coil. मैंने आपके सामने खुद लिखा है, आप भी इसे लिखकर याद करेंगे, क्योंकि जब लिखकर याद करेंगे बेटा तो ही याद होगा, वरना याद नहीं होगा। सबसे पहली बात आप अंडरलाइन करेंगे रिलेटिव मोशन टर्म को, और दूसरी बात आप एक अंडरलाइन करेंगे इंड्यूसेस को। पहली बात ये कि करंट तब आएगा जब रिलेटिव मोशन होगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा चल रहा हो, ऐसे ऐसे ना जा रहे हो, ऐसे ऐसे रिलेटिव मोशन कर रहे हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मिल रहे हो। दूसरी बात, करंट कंडक्ट नहीं हो रहा, किसी बैटरी से नहीं आ रहा, किसी सोर्स से नहीं आ रहा, किसी एनर्जी कैरियर से नहीं आ रहा है, करंट अपने आप आ रहा है। We had not connected this coil with any other device. अपने आप इसमें करंट आ रहा है। जब अपने आप कोई चीज जनरेट होती है हम उसे इंड्यूस करना कहते हैं। कमाल की चीज है जी हाँ। अब चर्चा आती है कि सर अगर ये कॉइल, जो ये कॉइल है, अगर ये प्लास्टिक की होती है, वुड की होती है, तो क्या ऐसे केस में कोई करंट आता? जवाब है नहीं आता। नहीं आता तो क्या ये मैग्नेट नहीं चल रहा है? चल रहा है। क्या कॉइल नहीं चल रही? चल रही है। तो जो कुछ कॉपर के केस में, आयरन के केस में, एल्यूमिनियम के केस में जहां करंट दिखाई सुनाई देता है, पता चलता है, डिटेक्ट होता है, वहां पर हो रहा है, वही केस तो लकड़ी की कॉइल में होगा, वही केस तो प्लास्टिक की कॉइल में होगा। कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैग्नेट के हिलने और कॉइल के हिलने से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है इस करंट को इंड्यूस करने के लिए, वो चेंजेस तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर दोनों के केस में सेम होंगे। जवाब है हाँ। इसका मतलब करंट इंड्यूस होना ये नेचर का लॉ नहीं, नेचर कुछ और इंड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से करंट आ रहा है। नेचर कुछ और इंड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से करंट आ रहा है। अब करंट किस पे डिपेंड करता है? तो हम जानते हैं कि करंट होता है V/R। रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी,
जब आप वुड प्लास्टिक लेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जब कंडक्टर लेंगे तो रेजिस्टेंस ठीक ठाक रहेगा, कम रहेगा। करंट कम, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ठीक ठाक हो जाएगा, आपको गैल्वेनोमीटर में करंट डिटेक्ट हो जाएगा। यानी एक्चुअली रेजिस्टेंस की वजह से कभी-कभी करंट आता है, कभी-कभी नहीं आता है, लेकिन क्योंकि फिनोमेना कंडक्टर नॉन कंडक्टर की कॉइल दोनों की कॉइल में सेम है, इस वजह से जो इफेक्ट इंड्यूस होगा वो भी सेम होगा। और दुनिया जानती है कि हमारा जो करंट है उसके इंड्यूस होने के पीछे 4-5 टिप वाला पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। क्लियर है मेरी बात? तो फैराडे साहब लॉ बनाते हैं, कहते हैं कि जब भी कभी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगा तब ईएमएफ जनरेट होगा। हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए ईएमएफ, तब ईएमएफ जनरेट होगा, करंट नहीं, ईएमएफ जनरेट होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हमारे पास करंट आ जाएगा, हम करंट डिटेक्ट कर पाएंगे। चमकी मेरी बात अच्छी तरह? अब गौर से सुने, फैराडे साहब इस डिस्कशन के बाद ये एस्टैब्लिश करते हैं कि जब भी कभी किसी कॉइल में, क्लोज कॉइल में, अगर उसे मैग्नेट के पास रखें, उन्हें रिलेटिव मोशन कराएं, तो हम पाएंगे कि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुई, जिसकी वजह से उस कॉइल में करंट आया, और करंट हम डिटेक्ट करते हैं। एक फोटो आपको दिखाता हूं फैराडेज लॉ की। ये कुछ मैग्नेट को लाया जा रहा है मेरे बच्चों पास में, और मैग्नेट जैसे जैसे बच्चों पास आ रहा है, इसमें एमीटर में या जो गैल्वेनोमीटर लगाया है हम लोग, अगर ठीक ठाक टर्न्स बना रखी हैं तो एमीटर भी चल जाएगा, और अगर कम टर्न बनाई है तो सेंसिटिव डिवाइस चाहिए। कम करंट आ रहा है तो सेंसिटिव डिवाइस के लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, गैल्वेनोमीटर, और पाएंगे कि इसमें करंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से एमीटर या गैल्वेनोमीटर की सुई घूम जाएगी। ऐसा पास ले जाने पर भी होगा और ऐसा दूर ले जाने पर भी होगा। क्या जरूरी है कि हम नॉर्थ पोल को ही अपने कॉइल के पास रखें, साउथ को दूर रखें? बिल्कुल नहीं, हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हम यहां पर साउथ रख लें और यहां पर नॉर्थ रख लें, सब एक है, कोई अंतर नहीं, सबका मालिक एक। ठीक, अब बात आती है कि सर देखिए जरा, एक और देखो आप, नॉर्थ पोल बाहर, साउथ पोल अंदर। आप देखें कि साउथ पोल जो है वो अभी अंदर जा रहा है, ठीक, तो डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, और आप देखें इस बार साउथ पोल जो है वो बाहर जा रहा है, तो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है राइट में। ये मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में दिखाया, खुद से बना के, चित्र बने हुए हैं तो देखने सुनने में अच्छे लगते हैं, तो ये भी दिखा दिए। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर डिसाइड करेगा कि करंट किस दिशा में आ रहा है। अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो करंट की जो दिशा होगी दूर जाने पर उससे जस्ट ऑपोजिट होगी। वो दिशाएं कैसे निकलेगी हम लोग देखेंगे आगे। एक छोटी बात बता, इन्होंने कहा कि यार मैग्नेट के पास आने चलने से क्या ईएमएफ आ जाता है? ईएमएफ वोल्टेज, वोल्टेज में चार्ज का मल्टीप्लाई करो एनर्जी, अरे एनर्जी वाली चीज चलने से आ जाएगी, किसी के मोशन से आ जाएगी, आ तो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, पर कैसे? वो कैसे का आंसर ढूंढते ढूंढते हमारे माइकल फैराडे साहब एक ऐसे एक्सप्लेनेशन पे पहुंचे जिसका जवाब नहीं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये माइकल फैराडे की देन है हमें कि हम इन चीजों को इतनी आसानी से समझ पाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल है, क्या है? एक कॉइल बन सकता है अपने आप से, हाँ बन तो सकता है। ये कॉइल है, दिख रही है बेटा? बिल्कुल। ये सेंटर, लेट्स से कि इसकी कोई ना कोई एक सुंदर प्यारी अच्छी टिकाऊ रेडियस है। तुमने कहा ठीक है, अब इतनी प्यारी है तो टिकाऊ ही होगी। मान लीजिए कि आपके पास एक नॉट सुंदर टिकाऊ बट प्यारा तो है, क्यूट मैग्नेट है। एंड इफ वी हैव अ वेरी क्यूट मैग्नेट विद अस, हम कहते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो दुनिया तुरंत इस बात को समझती है कि सर पक्का इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। ये किसको हम पढ़कर आए हैं, सीखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, इस तरह से नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। बट ये नॉर्थ पोल से निकलने वाली फील्ड बहुत दूर दूर पर भी तो जाएंगी, बहुत दूर से डाइवर्ज होकर घूम कर फिर वापस साउथ में आएंगी ना, ये बहुत दूर दूर से भी तो जाएंगी। तो हम कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल दूर से जाएंगी। तो कुछ लाइनें जो हैं वो हमारे कॉइल के सरफेस को परपेंडिकुलर कट करके भी जाएंगी।
हाँ बात तो सही है। ये जो लाइनें हैं टोटल, इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और जितनी लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की हमारे कॉइल से गुजर रही हैं, कॉइल के अंदर से सरफेस को काट कर जा रही, कट करके जा रही हैं, उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। क्लियर है मेरी बात? तो आइडिया क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इनको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और दूसरी बात, जितना फ्लक्स कॉइल से गुजर रहा है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल, इसे नाम दिया जाता है फ्लक्स थ्रू द कॉइल या फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। ये मतलब अब कॉइल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअली कितनी ज्यादा फील्ड लाइनें मैग्नेट से निकल रही थी। कॉइल को इस बात से मतलब है कि मुझसे कितनी लाइनें निकल रही हैं। अब देखिए बेटा क्या हो रहा है, हम मैग्नेट को पास ले आए पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा। ऐसा था ना, मोशन हो रहा था तो मैग्नेट पास आ रहा था। अब जब मैग्नेट पास आ रहा है बेटा तो देखो क्या सीन बन रहा है। वही हमारा नॉर्थ पोल है, वही हमारा साउथ पोल है जो मैग्नेट के बहुत करीब आ गया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इस नॉर्थ से बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं। ऐसा। और पहले के केस में बहुत सारी लाइनें ऐसी थी जो मैग्नेट से तो निकल रही थी लेकिन हमारे कॉइल से नहीं जा रही थी। और सेकंड केस में जब वो मैग्नेट आगे आ गया तो आपने पाया कि हमारे मैग्नेट से निकलने वाली जो लाइनों की संख्या है उसमें ज्यादा लाइनें अब कॉइल को कट करके जाने लग गई। पहले के मुकाबले में लाइनें ज्यादा कट कर रही। मैंने दो डिफरेंट केसेस को बेटा सुपरपोज करा के आपको दिखाया है। आप देखेंगे कि जो पिंक वाला केस है उस पिंक वाले केस में लेस फ्लक्स है कॉइल से। ये मत समझना टोटल फ्लक्स कम है लेकिन कॉइल से तो कम। और येलो वाला जो केस बनाएंगे तो हम कहेंगे मोर फ्लक्स। जवाब है कॉइल से। तो फैराडे साहब कहते हैं कॉइल में फ्लक्स ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, कम होने से कुछ नहीं होता। अगर कम है और ज्यादा हो गया यानी चेंज आ गया तब आएगा ईएमएफ, उसकी वजह से आएगा करंट। इसका उल्टा, जब मैग्नेट पास से दूर जाएगा तो जैसे जैसे दूर जाएगा लाइनें फैलती जाएंगी, हमारे कॉइल से कम फ्लक्स गुजरेगा। जितना कम फ्लक्स गुजरेगा करंट इंड्यूस जरूर होगा। कम और ज्यादा से मतलब नहीं है, ध्यान रखना कितना अमाउंट है उससे मतलब नहीं है। पहले ज्यादा था, दूर जाने पर अब घट रहा है। कम होने से मतलब है, डिक्रीजिंग से मतलब है, कितनी छोटी वैल्यू से मतलब नहीं है, डिक्रीजिंग से मतलब है या इंक्रीजिंग से मतलब है। जब कॉइल पास आ रहा है या मैग्नेट पास आ रहा है तो दोनों ही केस में फ्लक्स बढ़ रहा है और जब ये दोनों दूर जा रहे हैं तो फ्लक्स घट रहा है। कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़े या घटे, इन दोनों ही केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होता है जिससे करंट जनरेट होता है। अच्छा, तो करंट जनरेट होने और ईएमएफ इंड्यूस होने का क्या कारण निकला? कारण निकला कि जब भी कभी मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन होगा तो मोशन इज नॉट द रीजन। मोशन तो एक जरिया है फ्लक्स को चेंज कराने का, बी फील्ड की सिमेट्री को चेंज करके फ्लक्स चेंज कराने का। तो जब भी कभी कॉइल के थ्रू किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड कभी भी बदलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो हम कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसकी वजह से करंट आया। तो अब निकला फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या निकला? फैराडेज फर्स्ट लॉ। Faraday's first law of electromagnetic induction states that what it states, देखें, whenever there is a flux, the flux of magnetic field through the area bounded by a closed loop, the closed loop term is very important, इसे मत भूलें। जब भी कभी किसी एरिया, मान लीजिए क्लोज लूप है, तो this is the area which was bounded by this closed loop। तो कह रहा है कि whenever the flux of magnetic field through a area bounded by closed loop changes, जब भी कभी फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है कि साहब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट तो उसकी वजह से आ रहा है। दूसरा, हम बातें क्लोज्ड लूप की कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? फ्लक्स में कभी भी चेंज आएगा
तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स में कभी भी चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कई बार किताबें लिख के देती हैं कि ये क्वालिटेटिव लॉ है। कौन सा लॉ है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जो क्वांटिटी ना बताता हो, ये बता रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे होगा उसका मैकेनिज्म बता रहा है, पर कितना ईएमएफ आएगा ये नहीं बता रहा। कितना बताने लग जाएगा, क्वांटिटेटिव कहलाने लगेगा। तो क्या कह रहा है, व्हेनेवर द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ एरिया बाउंडेड बाय क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप के एरिया से जितनी फील्ड लाइनें गुजर रही हैं, जितना फ्लक्स गुजर रहा है, अगर वो बदलने लग जाए, घटे या बढ़े, उससे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। और इस ईएमएफ की वजह से क्या आने लग जाएगा, करंट। अरे वाह, फर्स्ट लॉ। अब बात आती है कि फ्लक्स कैसे कैसे बदल सकता है। तो हमने देखे तरीके, अब देखे तरीका क्या है। द फ्लक्स में बी चेंज्ड इन नंबर ऑफ वेज, कई तरीके से बदल सकते हैं। कैसे? इन एनी केस एज लॉन्ग एज द फ्लक्स कीप्स चेंजिंग द ईएमएफ इज प्रेजेंट। जब तक इस लॉ में ये भी आगे की फर्दर बात है कि ईएमएफ लास्ट तभी तक करेगा जब तक फ्लक्स में कंटीन्यूअस चेंज आता रहे। जैसे ही फ्लक्स में चेंज आना हो गया बंद, ईएमएफ का प्रोडक्शन, इंडक्शन हो गया बंद। यानी जैसे ही फ्लक्स हुआ कांस्टेंट, वैसे ही ईएमएफ हुआ जीरो। जैसे ही फ्लक्स में आया चेंज, इंड्यूस हुआ ईएमएफ। साइमल्टेनियस फिनोमेना से टाइम डिले नहीं। एंड द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ ड्राइव्स एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द लूप। ठीक है, कोई बात नहीं। कई तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट चेंज करो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। कॉइल का एरिया बदलो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। घुमाओ कॉइल को तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम कॉइल को पास ले जाएं, मैग्नेट को पास ले जाएं, दूर ले जाएं, इनसे भी हो जाएगा। These are the ways जहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर as long as the flux keeps changing, the EMF is present। जब तक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, EMF की सांसें चलती रहेंगी। जैसे ही चेंज के पैर रुकेंगे, निपटा दिया जाएगा EMF। क्लियर है मेरी बात? ठीक। अगला लॉ क्या है? अगला लॉ क्या कहता है? अगला लॉ कहता है कि भैया कितना ईएमएफ आएगा वो बता दे रहे हैं। तो देखो कैसे बता रहे हैं। कह रहे हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि ईएमएफ का हायर और लोअर पोटेंशियल के हिसाब से डिसाइड होगा कि करंट कहां जा रहा है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि कहां पर प्लस कहां पर माइनस जा रहा है, कहां करंट फ्लो होगा ये बाद में देखेंगे, पहले देख लें कि ईएमएफ कितना आ रहा है। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time rate of change in magnetic flux linked with the coil। कह रहा है, लिखा हुआ आपके सामने देखो, E is proportional to d phi by dt। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग लिखते हैं बेटा phi b से, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं गॉस लॉ में, उसमें phi e लिखा था, यहाँ phi b लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको कर्ली ई बोलते हैं हम, ईएमएफ को कैपिटल ई से नहीं कर्ली ई से डिनोट करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, लेकिन वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो हो वो टाइम के साथ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक होता है। और खास बात क्या है कि अगर मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हो जाऊं कि कौन सी डायरेक्शन में करंट बहने वाला है, कहां हायर कहां लोअर आने वाला है, तो मुझे ये माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन बताने के काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ईएमएफ इज माइनस n टाइम्स d phi b by dt। क्या बकवास है? शुद्ध बकवास है। कह रहा है कि जो ईएमएफ है वो n टाइम्स d phi by dt है। क्या मतलब है इसका, अभी बताता हूं। ये जो n है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स। कौन से टर्न्स? नंबर ऑफ टर्न्स। आपने एक कॉइल ली, उस कॉइल में कई बार उसको लपेट दिया तो n टर्न्स हो गए। तो हर एक कॉइल में एक बार ईएमएफ आएगा, हर कॉइल में ईएमएफ आएगा, हर कॉइल में ईएमएफ आएगा। तो कई सारे कॉइल में मिलाकर कितना हो जाएगा? एक में d phi by dt है, तो सब में n टाइम्स d phi by dt टोटल। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इंडक्शन का फिनोमेना है, ये जैसे जैसे कॉइल बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे, दिस इफेक्ट गेट्स मल्टीप्लाइड, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं है। और d phi by dt इज ईएमएफ। ईएमएफ तो वोल्ट होता है,
तो व्हाट इज माय डी फाई? समथिंग लाइक ईएमएफ टाइम्स dt, तो यानी वोल्ट इनटू सेकंड, इसे हम लोग कहते हैं बेटा वेबर। वोल्ट इनटू सेकंड को हम लोग नाम देते हैं वेबर, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट भी होती है वेबर। क्या होती है? वेबर, स्टैंडर्ड यूनिट है, दिमाग में रखें। ठीक, अब बात आती है सर ये तो आपने बता दिया, दुनियादारी चलता है, सेकंड लॉ की बातें अच्छी लगती है। मुझे ये बताइए कि अगर ये सब आपने बता दिया तो ये माइनस साइन डायरेक्शन कैसे बता रहा है? थोड़ा मैथमेटिकल, जब हम इसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको इस माइनस साइन का इंपैक्ट बताएंगे कि डायरेक्शन कैसे आने वाली है। लेकिन शुरुआती दौर में माइकल फैराडे साहब ने ये जो सो कॉल्ड, ऐसा बोला जाता है कि इक्वेशन दे दी थी उन्होंने, बट ये रियलिटी नहीं है। फैराडे साहब की थ्योरी में इक्वेशंस बहुत कम है। फैराडे साहब की थ्योरीज में, उनके रिसर्चेस में, उनके रिसर्च वर्क्स लिखे हैं, क्या ऑब्जर्व किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, लिखा है। मैथमेटिक्स में थोड़े से वो बचते थे मैथमेटिकल इक्वेशंस में अपने लॉस को देने के लिए, तो ये बहुत बाद में आई इक्वेशन है। उनका जो सेकंड लॉ है वो सिर्फ स्टेटमेंट है, वो सिर्फ स्टेटमेंट है। ये इक्वेशन बहुत टाइम बाद बनी है उनके इस लॉ में। तो जब ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है तो क्या करें? तो एक आदमी है जिनका नाम है लेंस। वो लेंस एक नियम बनाते हैं जिससे ये तय करते हैं कि किस तरह करंट जनरेट होगा, किस डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जो काम किया है अभी वो फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखा है। एक्सपेरिमेंट में करंट कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, मैकेनिज्म क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये बातें देख ली। और उसके बाद फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ देख लिया है। सेकंड लॉ की एक बात आती है कि डायरेक्शन यार समझ नहीं आती, क्या करें? तो डायरेक्शन के लिए एक लेंस लॉ आ जाता है। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट यानी लेंस लॉ पर। तो लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस नाम का आदमी है, उसके नाम पर लॉ रखा हुआ। उन्होंने 1834 में इस प्रकार का नियम बनाया। अच्छा, इन्होंने बनाया कि जो करंट इंड्यूस होगा वो किस दिशा में होगा ये तो बताओ। तो उनके लॉ के हिसाब से ये है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, इफ एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के फिनोमेना से, अगर किसी क्लोज कॉइल में करंट फ्लो होता है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज सच दैट, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है दैट इट विल अपोज द चेंज व्हिच, अपोज द चेंज नहीं, अपोज द कॉज, ये गलत हो गया इस जगह पे, अपोज द चेंज नहीं, अपोज द cause which has produced it। यानी EMI के इंडक्शन के फिनोमेना से अगर किसी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ तो करंट ऐसे फ्लो होगा कि उस कॉज को अपोज करे जिस कॉज ने उसे जनरेट किया। सुनने में अटपटी है, दोबारा सुनिए। जब भी EMI के इंडक्शन से कभी भी करंट इंड्यूस होगा तो वैसे इंड्यूस होगा कि उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज ने उसे जनरेट किया है। किस कॉज ने उसे जनरेट किया है? तो अभी अभी हम लोग सीख कर आए हैं कि सर फ्लक्स के चेंज ने अपोज किया। फ्लक्स ने चेंज नहीं किया है, फ्लक्स ने जनरेट नहीं किया, इंड्यूस नहीं किया है, चेंज इन फ्लक्स ने इंड्यूस किया है। सर चेंज इन फ्लक्स का क्या मतलब है? मतलब फ्लक्स का बदलना इंड्यूस कर रहा है करंट को, तो अपोज किसे किया जाएगा? अपोज भी इस फ्लक्स के बदलने को ही किया जाएगा, फ्लक्स में आने वाले चेंज को ही अपोज किया जाएगा। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा, अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो कोशिश रहेगी कि इसे घटाया जाए, और अगर फ्लक्स घट रहा होगा तो कोशिश की जाएगी कि इसे बढ़ाया जाए। हमें फ्लक्स के घटने से तकलीफ है, हमें फ्लक्स के बढ़ने से भी तकलीफ है। घटेगा तो बढ़ाएंगे, बढ़ेगा तो घटाएंगे। कैसे होगा ये सब? आओ एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, या एक एग्जांपल देखते हैं। ये कॉइल है, इस कॉइल में अंदर की दिशा में चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड द बोर्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये बी फील्ड कांस्टेंट है, वेरी वेल, ठीक। इस बी फील्ड को समय के साथ बढ़ता हुआ मान लेते हैं, टाइम का फंक्शन, जैसे जैसे समय बीत रहा है बी फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे अंदर वाली बी फील्ड बढ़ रही है स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हाँ स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होने लग जाएंगी? जी हाँ, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होती है। हम स्टेट कर रहे हैं कि फील्ड बढ़ रही है तो लाइनें क्लोजर हो रही हैं, एंड न्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गेटिंग इनटू द लूप, और लूप के अंदर बहुत सारी नई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करें, टैक 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 जा रही है अंदर। क्या फील्ड लाइनें अंदर जा रही हैं? हाँ। क्या और ज्यादा लाइनें जा रही हैं समय के साथ, और लाइनें बढ़ रही हैं? क्या फ्लक्स बदल रहा है? जवाब है हाँ, फ्लक्स तो बदल रहा है।
अगर फ्लक्स बदल रहा है कॉइल में अंदर की तरफ तो करंट इंड्यूस होगा। अब क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका जवाब देखो कैसे फैराडे लेंस देते हैं। कहते हैं कि अंदर बढ़ रहा है फ्लक्स, लाइनें अंदर जा रही हैं और बढ़ रही हैं, इन्हें बढ़ने से रोकना है। तो ये कॉइल ये तो कहेगा नहीं कि प्लीज बी फील्ड बढ़ाओ नहीं, ये अपनी बी फील्ड जनरेट करेगा। जैसे ही इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी करंट आए, क्या किसी भी करंट में अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? जवाब है अगर इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ गई तो लॉजिकली ये बी फील्ड और बाहर वाली बी फील्ड दोनों बी फील्ड ऐड हो जाएंगी, और जब ऐड हो जाएंगी तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा, और फिर बढ़ने से ही तो करंट आ रहा था, इसे तो अपोज करना था। तो अगर अंदर की तरफ बी फील्ड बढ़ रही तो कॉइल में ऐसे करंट जनरेट होगा कि बी फील्ड बाहर आए। अब अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हुआ, देखना उंगलियां तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो थंब कहां आ रहा है? बाहर। और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? बाहर। अंदर जाने वाली इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी, अपोज करेगी तो कैंसिल करेगी, हाँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी तो फ्लक्स भी तो घटेगा, घटाना ही तो था, क्योंकि बढ़ रहा था फ्लक्स, बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाना था। नीड क्या थी? फ्लक्स को घटाना। अंदर बढ़ रहा है फ्लक्स तो जनरेट करेंगे बाहर ताकि फ्लक्स घट जाए, और बाहर आया थंब तो उंगलियां घूमी एंटी क्लॉकवाइज तो करंट भी आया एंटी क्लॉकवाइज। इसी चीज को दूसरे एग्जांपल में देखो, वो एग्जांपल है अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बेटा घट रही है, और अगर अंदर की तरफ फ्लक्स है और लगातार घट रही है तो हम कहेंगे फ्लक्स घटना नहीं चाहिए, फ्लक्स तो अंदर उतना ही रहना चाहिए। तो अब कॉइल की जिम्मेदारी है कि अंदर घटते हुए फ्लक्स को सपोर्ट किया जाए, अंदर घटता हुआ फ्लक्स जो है वहीं पर और फ्लक्स जनरेट किया जाए, यानी वहीं पर और मैग्नेटिक फील्ड लाई जाए। थंब तुम्हारा अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उंगलियां तुम्हारी क्लॉकवाइज घूमेंगी, और जब उंगलियां क्लॉकवाइज घूमेंगी तो तुम कहोगे कि करंट क्लॉकवाइज आ रहा है। ये है तरीका लेंज लॉ का, और इस प्रकार से हम लेंज लॉ से डायरेक्शन निकाल लेते हैं। 15-20 एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा लेंज लॉ के, और 10-12 सवाल हम करेंगे फैराडेज लॉ के। उसके बाद उसके स्पेशल बढ़िया टिकाऊ बेहतरीन लेक्चर जो है, मतलब मजेदार अच्छे स्टैंडर्ड के, हम करेंगे आगे। आज मैं इस लेक्चर को यहाँ रोकता हूँ, काफी सारी बातें हो गई हैं। इन चीजों को, ये कॉन्सेप्चुअल है, इन्हें डाइजेस्ट करिए, और डाइजेस्ट करिए, इन्हें देखिए और बार-बार सुनिए। और इस चीज को तो खासकर मैं 15-20 एग्जांपल्स में आपको एकदम रटा दूंगा अच्छी तरह की कैसे निकालते हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद करिए, देखिए, जहन में बैठाइए। अगले लेक्चर में हम बहुत कोर डिटेल में मिलेंगे, बहुत सारे सवालों के साथ मिलेंगे, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के एग्जांपल्स के साथ। फिलहाल हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल अपने कोर्स को देखने और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर, बोर्ड स्टैंडर्ड पर पढ़ने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। आरटी एकेडमी हमारा चैनल है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, देख चुके हैं तो शेयर करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ लेंज लॉ की और फैराडे लॉ की। टिल देन, थैंक यू।